हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है इसको देखते हैं। तो देखिए जो हमारा आज का चैप्टर क्लास 9th का भूगोल जो आपका चल रहा है, इसका आज आपका 5 नंबर चैप्टर है। इसके भी हमने 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया था। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग कर चुके हैं, आज हमें इसका सेकेंड पार्ट करना है। तो देखिए प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी, इसका हम फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं। अगर अभी तक आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चीज़ें अगर देखिए स्टार्टिंग से अगर चीज़ें हम नहीं समझते हैं तो चीज़ें हमारी गड़बड़ा जाती हैं और आगे की चीज़ें नहीं समझ में आती। तो पहले क्या करना है, आपको फर्स्ट पार्ट देखना है, इसके बाद आप ये वाला पार्ट देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो ये सारा कुछ हमारा हो चुका था, इसको आगे देखेंगे। और देखिए 6, 7, 8 का भूगोल भी आपका समाप्त हो चुका है, और क्लास 9th का भी मैंने आपका पूरे लगभग करवा दिया है। एक लास्ट चैप्टर और आपका है, जो कि हम लोग एक पार्ट में डिवाइड एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे जल्दी। देखिए पर्वतीय वन, देखिए पर्वतीय वन मैंने इतना आपका पूरा जूम कर दिया है जितना हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अभी तक हमने देख लिया था, हमने क्या क्या देखा था। तो देखिए आज हमें देखना है पर्वतीय वन। क्या था आपका कि 5 पार्ट में उसको डिवाइड किया था हमने वनों को। तो जो हमारे वन थे, देखिए वनस्पति के प्रकार में हम 5 पार्ट में उसको डिवाइड किया था। कौन कौन से थे? तो देखिए उष्णकटिबंधीय भाग में ही हमने डिवाइड किए थे। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन डिवाइड कर दिए थे, यानी जो कभी ना झड़ते थे। दूसरा हमने क्या किया था, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जो कि अपने पत्ते एक समय पे झाड़ देते थे। ठीक है, उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियां, यानी जहाँ पे आपके कटीले वन और झाड़ियां यानी कांटेदार वन होते थे, तो वो भी हमने कर दिया था। अब हमारी बारी आती है पर्वतीय वन, और लास्ट था हमारा मैंग्रोव वन। तो अभी हम देखेंगे पर्वतीय वन के बारे में, इसके बाद चलेंगे आगे मैंग्रोव वन पे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो रहेगा आपका पर्वतीय वन, तो देखिए पर्वतीय वन पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। बिल्कुल, देखिए क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि जो पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय यानी ऊंचाई यानी पर्वतों वाला क्षेत्र, ठीक है। अब जब पर्वतों की ऊंचाई बढ़ेगी और जब हम ऊंचाई की साइड जाएंगे तो देखिए तापमान में कमी दिखेगी। क्यों? देखिए हिमालय के ग्लेशियर जो है आपके बर्फ से जमे होते, क्यों हिमालय की चोटियां जो बर्फ से जमी होती है, क्यों जमी होती है? क्योंकि वहां पर तापमान की कमी होती है ऊंचाई के कारण। ठीक है, ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर आएगा। अब देखिए जब इस प्रकार से ऊंचाई बढ़ेगी पर्वत की, तो देखिए कोई जैसे आपको जो वनस्पतियां होती है वो देखिए चौमासे में अलग होती हैं, गर्मियों में अलग होती है, सर्दियों में अलग होती है। तो जब तापमान अलग अलग रहेगा तो वनस्पति भी आपकी अलग अलग प्रकार की दिखाई देंगी। और देखिए आगे वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में टुंड्रा की ओर देखते थे, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। ठीक है, यानी पर्वतीय जो वन है आपके, अगर इस प्रकार से आप पर्वतीय वन की ऊंचाई देखते हो और ऊंचाई में ऊपर ऊपर की ओर जाते हैं तो वनस्पति में अंतर देखने को आपको मिलेगा। देखिए किस प्रकार से और देखिए इधर पर क्या है, 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। कौन से? आर्द्र शीतोष्ण। ठीक है, कौन से वन मिलेंगे? आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक और चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। याद रखिए कि जो आपके आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन होते हैं उनमें आपको कौन सी कैसी पत्ती के वन मिलेंगे? तो देखिए चौड़ी पत्ती वाले मिलेंगे, और ओक के पौधे मिलेंगे, और चेस्टनट के वृक्ष की प्रधानता मिलेगी। यानी ये ओक और चेस्टनट के आपके 2 पौधे इधर पर मिलेंगे। इस चीज को याद रखिएगा कि अगर पर्वतीय क्षेत्रों में 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई में देखते हैं तो किस प्रकार से वन हमको मिलेंगे। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष मिलते हैं, जो जैसे आपके चीड़ यानी पाइन का वृक्ष होता है जो आपका, वो आपका शंकुधारी होता है। ठीक है, शंकु के आकार का हो तो उसको शंकुधारी कहते हैं। देवदार के वृक्ष भी आपके शंकुधारी होते हैं, और सिल्वर फन भी आपके सिल्वर फर। इसका मतलब ये नहीं कि आप फिर इसमें चांदी निकालने को बैठ जाए। ठीक है, इसका नाम है सिल्वर फर। और देखिए ये आपके सीडर आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। तो देखिए ये वाले आपके कुछ वृक्ष हैं जो कि आपके शंकुधारी वृक्ष हैं। आपके पर्वतीय क्षेत्र देखिए इस प्रकार से ऊपर की ओर जाएंगे तो इस प्रकार से आपको शंकुधारी वृक्ष आपको मिलेंगे। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। एवन प्रायः हिमालय की दक्षिणी ढलानों, कहाँ पे? एवन हिमालय की दक्षिणी ढलानों, दक्षिण और उत्तर पूर्वी ढलानों के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। तो देखिए कौन कौन से हिमालय के भागों में ये वृक्ष आपके पाए जाते हैं? तो देखिए दक्षिणी ढलानों में मिल जाएंगे। ठीक है, अब इधर को आप पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण करेंगे तो इस प्रकार से आप यानी इंडिया की साइड ही आपकी दक्षिण ढलान पड़ती है। और इसके बाद देखिए दक्षिण और उत्तर पूर्वी, अब दक्षिण की साइड ही अगर आप देखेंगे, इसको पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में बांटेंगे तो उसकी उत्तर पूर्वी ढलानों, ठीक है, उत्तर पूर्व भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। तो ये आपके इस प्रकार से पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्रायः शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। कौन से मिल जाएंगे आपको? अधिक ऊंचाई पर, और अधिक ऊंचाई पर अगर हम जाते हैं तो उधर पे आपको शीतोष्ण कटिबंधीय और घास के मैदान वहां पे मिल जाएंगे। देखिए प्रायः 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर
शीतोष्ण कटिबंधीय वन तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। कौन सी वनस्पति मिलती है यहाँ पे आपकी 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर अल्पाइन वनस्पति आपको मिलेगी। और देखिए सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन तथा बर्च इन वृक्षों के मुख्य वृक्ष हैं, इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। जैसे जैसे हिम रेखा के निकट पहुंचते हैं, यानी जहां से आपको हिम मिलने लगती है, इन वृक्षों के आकार छोटे होते जाते हैं। वृक्षों के आकार तो छोटे होंगे क्योंकि वो पनप नहीं पाएंगे बर्फ की वजह से। अंततः झाड़ियों के रूप में झाड़ियों के रूप के बाद में अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। यानी पहले तो क्या आपको झाड़ियां मिलेंगी और ऊपर की साइड अगर आप जाएंगे तो क्या होगा, उधर पे आपको घास के मैदान मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। इनका उपयोग गुर्जर तथा बक्करवाल जैसे घुमक्कड़ जातियों द्वारा पशु चारण के लिए किया जाता है। किसका उपयोग बता रहा है, जो घास के मैदान है आपके अल्पाइन घास के मैदान। तो जो अल्पाइन घास के मैदान है उनको जो आपकी घुमक्कड़ जातियां अपने पशु चारण के लिए उपयोग करती हैं वो आपकी गुर्जर और बक्करवाल है। ठीक है, याद रखिएगा। अधिक ऊंचाई वाले वृक्षों में आपके कौन कौन से मिलेंगे, मांस का वृक्ष मिल जाएगा, लीचन घास का मिल जाएगा, टुंड्रा वनस्पति का भी भाग आपको उधर पे देखने को मिलेगा। अब देखिए इन भागों में प्राय आपकी कश्मीरी महामृग मिल जाएंगे, आपको चीतड़ा हिरन मिल जाएंगे, जंगली भेड़ मिल जाएगा, खरगोश मिल जाएंगे, और आपका तिब्बतीय बारहसिंगा मिल जाएगा, याक मिल जाएगा, हिम तेंदुआ मिल जाएगा, हिम में रहने वाला तेंदुआ है तो हिम तेंदुआ है, गिलेन मिलेगी और रीछ मिल जाएगा, आपका आईवैक्स मिल जाएगा, कहीं कहीं आपको लाल पांडा भी देखने को मिलता है। ठीक है, घने बालों वाली भेड़ भी मिलेगी और बकरियां मिलेगी। अधिकतर तो यहाँ के जो आपके जानवर होते हैं उनकी घने बाल ही होते हैं क्योंकि वो उन घने बालों की वजह से अपनी जो सर्दी से अपनी रक्षा कर पाते हैं। अब देखिए मैंग्रोव वनस्पति, मैंग्रोव वन की बात करें तो यहाँ पे पाई जाती है आपकी मैंग्रोव वनस्पति। अब इधर पे आप देखिए मैंग्रोव वनस्पति का एक आपको पौधा दिखाया गया है। ठीक है, अगर आप इसको देखें तो पौधा इस प्रकार से उगा हुआ है। ठीक है, और इसकी जो इधर पे इस प्रकार से जड़ें इसकी नीचे की साइड आके और फिर से जमीन में आ चुकी हैं। अब चलिए इसको थोड़ा समझेंगे, इसके बाद और वृक्ष को फिर से देखना आप लोग। ठीक है, अब देखिए किस क्षेत्र में पाए जाते हैं आपके मैंग्रोव वन। तो ये जो आपके मैंग्रोव वन है वो आपकी तटवर्तीय क्षेत्रों में और जहाँ पे ज्वार भाटा आते हो। ज्वार आपको पता है पानी का ऊपर उठना ज्वार और नीचे की साइड फिर से गिरना भाटा। तो इससे क्या होता है, जब पानी ऊपर की साइड जाता है तटवर्तीय क्षेत्र की साइड आगे की साइड बढ़ेगा फिर वापस की साइड आएगा। यानी इस प्रकार से पानी आपका ज्वार भाटा की वजह से तटीय क्षेत्रों में पानी ऊपर तक जाता है और फिर आता है वापस, फिर जाता है फिर आता है। ठीक है, तो वहीं की ये बहुत ही महत्वपूर्ण वनस्पति है। कौन सी, मैंग्रोव वनस्पति। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाता है, बिल्कुल हो जाएगा मिट्टी और बालू, और उधर पे आपकी गीलापन भी, यानी गीला भी हो जाएगा वहां पे। ठीक है, दलदली जमीन हो जाएगी एक प्रकार से आपकी। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है, यानी जहां पे घने मैंग्रोव होते हैं उसको हम कहते हैं एक वनस्पति, जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूब जाती हैं। जो मैंने अभी अभी आपको दिखाई वो आपकी पौधों की जड़ें क्या हैं, पानी में डूब जाती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, नदियों के नाम, नदियों के डेल्टा भाग में वनस्पति पाई जाती है। डेल्टा भाग में क्यों पाई जाती है, इधर पे क्या होता है, गीला होता है। ठीक है, यानी इधर पे जो आपकी नमी की मात्रा होती है ज्यादा होती है, दलदली जमीन होती है। ठीक है, नमी नहीं दलदली जमीन होती है एक प्रकार से, वहीं पे आपकी मैंग्रोव वनस्पति पनपती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र आप डेल्टा देखें तो उधर पे सुंदरवन का डेल्टा आपका पाया जाता है, और सुंदरवन नाम वहाँ का इसलिए रखा गया क्योंकि वहाँ के जो वृक्ष उधर पे सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं, और सुंदरी के वृक्ष के ही कारण वहाँ पे उसका नाम, उसका सुंदरवन नाम रख दिया। जिसके मजबूत लकड़ी प्रदान होती है। मजबूत लकड़ी देखिए क्यों प्रदान होती है, क्योंकि इधर पे जो आपका होता है इसको पानी एकदम लकड़ी में रहता है, तो उसको जो क्षमता होती है पानी सहन करने की बहुत ज्यादा होती है, यानी वो लकड़ी जल्दी से सड़ती ही गलती नहीं है। ठीक है, नारियल, ताड़, केवड़ा और आपका बयंगार के वृक्ष भी यहाँ पाए जाते हैं। तो ये जो नाम है आपके, ये बिल्कुल आपके मजबूत लकड़ी के वृक्ष होते हैं। नारियल, ताड़, आपका केवड़ा, इनके नाम याद रखिएगा। इस क्षेत्र का रॉयल टाइगर प्रसिद्ध आपका जानवर है। कौन सा, इधर पर रॉयल टाइगर, बंगाल टाइगर आपके इधर पर पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे कछुए पाए जाएंगे। कछुए देखिए पानी में रहते हैं तो पाए ही जाएंगे। मगरमच्छ भी यहाँ पे मिलेंगे आसानी से, घड़ियाल भी मिलेगा, और कई प्रकार के सांप भी जंगलों में मिलेंगे। सांप क्यों नहीं मिलेंगे, जब वहाँ की दलदली जमीन है तो सांप मिलेंगे ही। ठीक है, और देखिए उधर क्या लिखा होगा, इधर पे क्रियाकलाप, क्रियाकलाप आप देख लीजिएगा। उधर पे आपकी औषधि पादप दिए हुए हैं, तो चलो इसको देख लेते हैं थोड़ी कि कौन कौन से जो आपके पादप हैं औषधि वाले, यहाँ पे कौन कौन से पादप बताए गए हैं। तो देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ेंगे तो आप इसको जूम करके पढ़ लीजिएगा, मैं इसको पढ़ के आपको बताती हूँ। भारत प्राचीन समय से अपने मसालों तथा जड़ी बूटियों के लिए विख्यात रहा है। यानी आप देखिएगा तो देखिए जो पुर्तगाली आए थे, ठीक है, जो वास्को ड गामा आए थे, वो मसाले के लिए इधर पे मसाला ले गया था। ठीक है, आयुर्वेद के लगभग 2000 पादपों का वर्णन है। यानी अगर हम इंडिया में देखें तो आयुर्वेद यानी जड़ी बूटियों के हमें 2000 वृक्ष मिल जाएंगे। आगे देखिए, और कम से कम 2500 तो निरंतर प्रयोग में ला रहे हैं। यानी जो आपके हैं
हैं, सॉरी 2500 नहीं 500, 2000 यानी 500, 2000 वैसे 500 वृक्ष हैं जड़ी बूटियों के जो निरंतर ही काम में लिए जा रहे हैं। विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत 300 वामन पादपों की गणना की, जिसमें से वामन पादप अति संकटग्रस्त हैं, यानी इनकी संभावनाएं खत्म हो जाएंगी, ठीक है। और 49 पादपों को भी नष्ट होने का खतरा है, यानी बिल्कुल से नष्ट होने वाले हैं। भारत में प्रायः औषधि के लिए प्रयोग होने वाले कुछ पादप आपके इंपोर्टेंट दिए हुए देखिए। एक तो आपका होता है सर्पगंधा। सर्पगंधा नाम का एक आपका पादप होता है, पौधा होता है, जो देखिए यह रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग होता है और केवल भारत में ही पाया जाता है। तो बहुत ही इंपोर्टेंट है आपका क्या, सर्पगंधा। जामुन, जामुन जो है आपका, जामुन का पेड़, पके हुए फल से सिरका बनाया जाता है, जो कि वायुराशि और मूत्रवर्धक है और इसमें पाचन शक्ति के गुण भी पाए जाते हैं। बीज का बनाया हुआ पाउडर आपका मधुमेह यानी डायबिटीज में सहायता करते हैं, यानी पाचन शक्ति भी जामुन से बढ़ती है आपकी। इसके सिरका भी बनाया जाता है, ठीक है, और जो आपका डायबिटीज का पाउडर भी इसके बीजों से बन जाता है। अब देखिए अर्जुन नाम का वृक्ष आपका बताया हुआ है। ताजे पत्तों का निकाला हुआ रस कान के दर्द के इलाज में सहायता करता है। जो अर्जुन का पौधा होता है उससे क्या होता है, उसके ताजे पत्तों से आप रस निकाल के कान में डाल लेते हैं तो आपकी कान की बीमारी खत्म हो जाएगी, यानी जो दर्द वगैरह होगा वो समाप्त हो जाएगा। यह रक्तचाप की नियमितता के लिए भी लाभदायक है। अब देखिए बबूल, ठीक है, बबूल का पौधा, इसके पत्ते आंख की फुंसी के लिए लाभदायक। अगर बबूल का पौधा अगर आपके आसपास लगा है तो आंख में पूरा फुंसी होता है, फुंसी छोटी छोटी होती है, तो आपका वो उसका पत्ता इसमें लाभदायक आ जाएगा। इससे प्रायः गोंद का उपयोग शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए होता है, तो इसमें जो गोंद निकलती है वो शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए हम उपयोग में ले सकते हैं। नीम, नीम है आपका देखिए जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है, यानी छोटे मोटे जीवाणु मार देता है, ठीक है, छोटे मोटे वायरस वगैरह ये हमें बीमारी से बचा लेता है जीव, इसलिए जीव की दातून करी जाती है। आगे देखिए तुलसी पादप, तुलसी आपका सबसे ज्यादा आपका उपयोगी पादप है। देखिए जुकाम और खांसी की दवा में इसका उपयोग होता है। तुलसी देखिए जुकाम में भी आपका तुलसी काम आता है और खांसी में भी, तो इसकी दवाओं में इसको डाल दिया जाता है। अब देखिए कचनार का, कचनार का पौधा आपका, इसमें क्या होता है, फोड़ा, फोड़ा यानी आपका अल्सर व दमा रोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सा, कचनार का पौधा, ठीक है। इन पौधों की जड़ें और कली पाचन शक्ति में भी सहायता करती है, तो देखिए फोड़े के लिए तो इसका उपयोग किया जाता है, और इसकी जो जड़ें होती हैं या फिर कली, तो वो पाचन शक्ति में भी उपयोग में लाई जाती है। कौन सी, कचनार का पौधा, याद रखिएगा। अपने क्षेत्र के औषधीय पादपों की पहचान करिए। तो चलिए इसको हटाते हैं, चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे, आओ विचार करें, तो देखिए विचार करने की जरूरत नहीं है। हम देखेंगे वन्य प्राणी। अभी हमने पूरा आपका वनस्पति जगत देख लिया है, वनस्पति जगत के बारे में हम लोगों ने काफी चीजें पढ़ लिखी हैं, ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति जो आपका दिया था। अब हम बात करेंगे वन्य प्राणी की, तो ज्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है, जल्दी जल्दी से इसको देख लेते हैं। चलिए इसको देखेंगे। वनस्पति की भांति ही भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति से भी धनी है, यानी वनस्पति में तो आपका भारत धनी, हमारा भारत धनी है, लेकिन जो आपकी प्राणी संपत्ति है, यानी हमारी जो प्राणी संपत्ति है, यहाँ पे प्राणी भी बहुत प्रकार के पाए जाते हैं। यहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियां मिली हैं। आप सोचिए, आप लोग के जीवों की 90,000 प्रजाति कोई कम थोड़ी ना होती हैं। देश में लगभग 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां भी पाई गई हैं। यह कुल विश्व का 13% है, ठीक है। अब बताइए आप लोग, कुल विश्व का 13% बहुत ज्यादा होता है। यहाँ मछलियों की 2546 प्रजातियां खोज ली हैं, ठीक है, यानी ये आपकी लिखित सामग्री है, और कुछ चीजें तो अभी आपकी खोजी ही नहीं गई, ठीक है, जो विश्व का लगभग 12% है। यानी अगर आप जीव जंतुओं के बारे में बात करें तो विश्व का 13% है, और अगर आप ओनली मछली की बात करें तो 12% है। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी, सरीसृप और स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से, उभयचर और सरीसृप रेंगने वाले स्तनपायी आपके जानवर पाए जाते हैं, किसी 5 से 8% तक विश्व के, ठीक है। स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे महत्वपूर्ण है। कौन सा, हाथी, ये असम में पाया जाता है, कर्नाटक में पाया जाता है, केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं, ठीक है। एक सींग वाला गैंडा अन्य जानवर है, जो आपका एक सींग वाला गैंडा होता है, एक आपका अन्य जानवर है। चलिए आगे देखेंगे इसको थोड़ा, क्या है, जो कि पश्चिम बंगाल के तथा असम के दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये आपका पश्चिम बंगाल में एक सींग वाला गैंडा आपको देखने को मिलेगा, और असम के काजीरंगा, यहाँ का काजीरंगा जो आपका असम का एक सींग वाले गैंडे के लिए बिल्कुल आपका फेमस है, ठीक है, असम का काजीरंगा। आगे देखिएगा, कच्छ के रण, यानी गुजरात की बात कर रहा था, थार मरुस्थल यानी आपका राजस्थान की बात कर रहा है, जहाँ पे आपके जंगली गधे पाए जाते हैं, ऊँट रहते हैं, ठीक है। भारतीय भैंसा, नील गाय, और आपका चौसिंगा यानी छोटा चौसिंगा, और आपका छोटा मृग यानी गैजल, तथा विभिन्न प्रजातियां आपकी हिरण की इधर पे, और अन्य जानवर भी पाए जाते हैं जो भारत में पाए जाते हैं, यानी ये सारी चीजें आपकी भारत की ही बता रहा है। यहाँ बंदरों की भी बहुत सारी प्रजातियां पाई गई हैं, देखिए। और यहाँ पे क्या, भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया
किया गया था। यानी भारत में जीव सुरक्षा यानी जीव जंतु की सुरक्षा करी जाए, यानी जो लोग शिकार करते हैं उन पे केस हो सकता है, ठीक है, तो वो आपका जो है 1972 में लागू कर दिया गया था, यानी फिर आप उसको शिकार नहीं कर सकते थे। देखिए, भारत विश्व का अकेला देश है जहां शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं, यानी विश्व के जो आपके देश हैं वो भारत एक अकेला देश है जहाँ पे शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल आपका कहाँ है? गुजरात के गिर फॉरेस्ट में, ठीक है। जो हमारे भारतीय शेर पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो गुजरात के गिर फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। याद रखिए, गिर फॉरेस्ट कहाँ है? तो गुजरात में एग्जाम में पूछा जाता है। बाघ आपका मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों में पाया जाता है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन तथा हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तथा देखिए, बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी पाया जाता है। यह शिकारी जानवरों की मुख्य है, यानी ये कुछ जो जानवर हैं आपके, ये क्या है? शिकारी जानवर है, यानी इनके लोग बाग इनका शिकार भी करते हैं। तेंदुआ आपका बिल्ली की प्रजाति है, बिल्ली की जाति है, याद रखिएगा। हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो हिमालय का क्षेत्र होता है, बताइए, आपका ठंडी का क्षेत्र होता है, यानी जैसे ही उसकी ऊंचाई बढ़ती है तो क्या होने लगता है? आपका तापमान गिरने लगता है, तो कठोर जलवायु को तो सहन करना सीख ही लेते हैं। जो अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाया जाता है, ठीक है। याक इतना मतलब मोटा उसकी चमड़ी होती है कि उसके जो बाल इतने मोटे होते हैं कि उससे उसको गर्माहट पैदा होती रहती है। जो गुच्छेदार सींगों वाला बैल जैसा जीव है, एक ऐसा गुच्छेदार सींग होते हैं। इसकी फोटो आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हो, उसमें डालिएगा लद्दाख का याक, तो फोटो आपको मिल जाएगी। जिसका भार लगभग 1 टन होता है। बताइए आप, 1 टन का जानवर होता है। तिब्बती बारहसिंगा और आपका भारल आपका नीली गाय होती है। जंगली भेड़ और आपका क्यांग, तिब्बती जंगली गधा भी यहाँ पाया जाता है। कहीं कहीं लाल पांडा भी कुछ भागों में मिलता है। नदियाँ, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए पाए जाते हैं। मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। किसकी बात कर रहा है? घड़ियाल मगरमच्छ की ही प्रजाति है और ये कहाँ पाई जाती है? विश्व में केवल भारत में ही पाई जाती है। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं, ठीक है। मोर, बतख, तोता, मैना, सारस, कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजातियां हैं जो वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में रहती हैं। तो ये कुछ चीजें आपकी बहुत जल्दी, चैप्टर आपका 16-17 मिनट है फालतू में आपका कल के वीडियो में आपका समाप्त हो जाता है। चलिए, और कुछ रह गया क्या आपका? हाँ, थोड़ा और है आपका, तो इसको और देख लेते हैं। तो देखिए, प्रवासी पक्षी के बारे में थोड़ा आप देख लीजिए कि क्या होते हैं आखिर प्रवासी पक्षी। तो देखिए, भारत के कुछ दलदली भाग प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। प्रवासी पक्षी यानी देखिए प्रवास करने वाले पक्षी, ठीक है। जैसे प्रवासी लोग होते हैं उसी प्रकार से आपके प्रवासी पक्षी भी होते हैं। यानी अब आप कहेंगे अरे पक्षी भी घूमने फिरने जाते हैं, तो बिल्कुल जाते हैं। देखिए, शीत ऋतु में साइबेरियन क्रेन या सारस, यानी साइबेरिया से आई हुई सारस बहुत संख्या में यहाँ आते हैं। कहाँ पे? भारत में। इन पक्षियों के एक मनपसंद स्थान कहाँ है? कच्छ का रण, यानी ये कच्छ के रण में आते हैं। कौन से? साइबेरियन सारस कहाँ आते हैं? कच्छ के रण में आते हैं। कहाँ पे? शीत ऋतु में आते हैं। इसको याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी ऋतु में आते हैं और किस स्थान पे आते हैं साइबेरियन सारस। तो आपके कच्छ के रण यानी गुजरात में आते हैं। जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलती है वहां लाल सुंदर कलंगी वाली आपका फ्लेमिंगोए हजारों की संख्या में आती है। क्या होता है? इसको फिर से देखिए, जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र यानी जो समुद्र और भूमि जिस स्थान पे मिलते हैं वहां पे आते हैं, ठीक है। और खारे कीचड़ के ढेर बनाकर उसमें घोंसले बनाते हैं। खारे कीचड़ के ही तो ढेर होंगे, क्योंकि समुद्र का पानी जब जमीन में मिलेगा तो उधर पे खारा पानी ही आएगा, तो उधर पे लोग घोंसले बनाते हैं, वहां पे बस रहते हैं और बच्चों को पालती हैं। देश में अनेकों दर्शनीय दृश्यों में यह भी एक दृश्य है। क्या है? हमारी कीमती धरोहर नहीं, बिल्कुल भाई कीमती धरोहर है, क्योंकि ये दृश्य जो होता है बहुत ही सुंदर होता है। बताइए, कोई दूसरे देश के पक्षी हमारे यहाँ पे घूमने आते हैं, फिर दूसरे मौसम में अपने वापस चले जाते हैं, तो इससे आपकी जो होते हैं प्रवासी पक्षी होते हैं बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। तो बिल्कुल आपका कीमती धरोहर है। ये देखिए इधर पे आप कि जो आपके बने हुए इस प्रकार से जी क्रेन आपके साइबेरियन क्रेन है, ठीक है। इंडिया में कच्छ में आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हमने अपनी फसलें जैव विविधता पर्यावरण से चुनी है, यानी खाने योग्य पौधों के निचय से। यानी देखिए आगे, हमने बहुत से औषधि पादपों का प्रयोग कर उनका चुनाव किया हुआ है, ठीक है। यानी औषधि पादप को हमने बार बार उसको प्रयोग में लाया, उसको फिर उसको चुनाव किया। नहीं तो हमें कैसे पता होता? देखिए, अगर तुलसी या नीम है, कुछ भी आपका कचनार का वृक्ष, तो हमें कैसे पता होता है कि औषधि योग्य है या इससे इस चीज का इलाज होता है? तो हमें जब हम प्रयोग में लाएंगे तभी तो हमें पता चलेगा। दूध देने वाले पशु भी प्रकृति द्वारा बहुत सारे जानवरों में से चुने गए हैं। यानी सबसे पहले हमें ये थोड़ा ना पता था कि इसका दूध जो आपका जानवर का है पिया जाता है, तो उसका चुनाव किया गया, ठीक है। जानवर हमें बोझ ढोने, अब देखिए कुछ जानवरों को हमने बोझ ढोने में प्रयोग किया, कुछ जानवरों को हमने कृषि कार्य में उपयोग में लाया, यातायात साधन के रूप में मदद करी, ठीक है। आगे देखिए,
इनमें मांस एवं अंडे से, इनमें मांस भी अंडा प्राप्त हुआ, कुछ जानवरों को मांस अंडा हमने खाना स्टार्ट किया, ठीक है। मछली से पौष्टिक आहार मिलता है। बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों को खा जाते हैं, फलों तथा वृक्षों के परागण में मदद करते हैं, ठीक है। जैसे आपका भौरा है, भौरा क्या करता है, एक फूल पे बैठेगा जाके, तितली है दूसरे फूल पे जाके बैठेगी, तो बहुत से कीड़े मकोड़े जो होते हैं आपके फसलों तथा फलों वृक्षों में क्या करते हैं, परागण में मदद करते हैं। और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं, तो कुछ आपके कीड़े मकोड़े दूसरे आपके जो हानिकारक कीड़े होते हैं उनसे भी नियंत्रण करते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान है। देखिए कोई भी छोटी से छोटी जीव जंतु और प्रजाति की अगर आप बात करते हैं तो हर एक प्रजाति का पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान है। अगर आपको पारिस्थितिकी तंत्र पता नहीं है तो इसको हम और अच्छे डिटेल से किसमें पढ़ेंगे, पर्यावरण वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। पहली बात तो मैंने पारिस्थितिकी तंत्र काफी बार आपको साइंस में भी बताया है, अगर आपने 6 से 10 तक का साइंस देखा है तो आपको पारिस्थितिकी तंत्र अगर मैं बोलती हूँ तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और इसके अलावा मैंने अब जब आपका 6 से 9 तक कई वाला जो आपका भूगोल करा दिया, इसमें भी पारिस्थितिकी तंत्र कई बार चर्चा में आया है, तो अगर आप लगातार देख रहे हैं इन चीजों को तो आपको कुछ चीजों में दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए क्या है, अतः उनका संरक्षण अनिवार्य। संरक्षण यानी अब आप सोचिए कि चूहा या फिर बिल्ली, अब मतलब कोई भी जानवर है आप उसको बिल्कुल से उसकी प्रजाति को खत्म कर दे तो ये गलत है, ठीक है। हमें उसका क्या है, संरक्षण करना चाहिए। जैसा पहले बताया गया है कि मनुष्य द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो रहा है, बिल्कुल असंतुलित होगा। अब जो है आपका मनुष्य क्या करेंगे, कोई भी पादप है उसको पूरा नष्ट कर देंगे, या फिर जीव भी कोई है आपका एक, तो उसको पूरा नष्ट कर देंगे, तो पारिस्थितिकी तंत्र तो आपका संतुलित होगा ही। लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में। अब देखिए आप कितनी मनुष्यों के द्वारा कितनी प्रजातियां संकट में हैं पादप की, यानी उसको पेड़ को काट काट के, वनों को काट काट के 1300 प्रजातियों को संकट में कर दिया, तथा 20 प्रजातियां विनष्ट हो चुकी, यानी 20 का तो विनाश ही हो चुका है एकदम से। काफी वन्य जीवन प्रजातियां भी संकट में है, ठीक है। जो आपकी वन्य जीवन वन में रहती है वो भी प्रजाति आपके संकट में क्यों है, क्योंकि उनका जो आवास है वन है, और वन तो लोग वहाँ काट रहे हैं। अब जब वन काटेंगे तो वो प्रजाति थोड़ी ना घर और महल बना के रह लेंगी, उनका संकट में आ जाएगा जीवन। और कुछ विनष्ट हो चुके हैं, यानी कुछ का विनाश हो चुका है। पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण आपका लालची व्यापारियों को अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना है। यानी जो लालची व्यापारी होते हैं उनसे बोला 1 बीघा का पेड़ पौधा काट लीजिए, नहीं उनका तो लालच बढ़ गया, अरे 1 बीघा, अरे उसमें तो हमें 10 लाख रुपए की आमदनी हुई, क्या करेंगे, दूसरे बीघा को जाके नष्ट कर देंगे। तो इनका एक लालच है कि हमें 10 लाख में संतुष्टि नहीं है, हमें तो पूरा करोड़ रुपए चाहिए। मतलब इन्हें अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए लोग क्या करेंगे, अधिक से अधिक शिकार करेंगे, अधिक से अधिक पेड़ पौधों को काटेंगे, यानी बिल्कुल लालच वाला काम है इनका। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट करेंगे। रासायनिक और औद्योगिक अवशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, इसको 1 मिनट, अब देखिए इधर पर, रासायनिक और औद्योगिक अवशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण और आपके विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, क्या है आपका विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का कारण है। इसको समझिए एक बार फिर से, रासायनिक तथा औद्योगिक अवशिष्ट, यानी आपका जो है औद्योगिक यानी आपकी इंडस्ट्री लगी हुई है। अब देखिए ऐसा तो कुछ है नहीं जिसमें अवशिष्ट ना निकले, अगर कोई चीज बनती है आपका, ठीक है, अब उसमें अवशिष्ट निकलेगा, इंडस्ट्री से कुछ चीजें बनेंगी, अब अवशिष्ट रासायनिक पदार्थ निकलेगा, तो जो अवशिष्ट रासायनिक पदार्थ जो आपका बचा छटा होता है वो आपका तेजाबी भी हो सकता है। अब देखिए तेजाब अगर आप सीधे नदियों समुद्र में बहा देते हैं तो उधर के जीव जंतु का क्या कारण होगा, अब बताइए, जीव जंतु मरना स्टार्ट कर देंगे, प्रदूषण फैलेगा। अब वो मरेंगे जीव जंतु, मछलियां मरेंगी, तो नीचे की साइड जो वृक्ष, नीचे की साइड जो उसमें पेड़ पौधे हैं नदियों में या फिर आपके समुद्र में, या जो जीव जंतु है वो भी मरना स्टार्ट करेंगे, यानी बदबू आएगी, महामारी फैलेगी, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, विदेशी प्रजातियां आएंगी तो उससे भी चीजें आपकी दिक्कत लाएंगी, ठीक है। कृषि करना है तो पेड़ पौधे काटे जाएंगे, वनों को काट विनाश किया जाएगा अधिक से अधिक, तभी तो कृषि के लिए जगह मिलेगी। विनाश के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई, सॉरी, निवास के लिए वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, निवास यानी घर महल बनाने के लोगों को क्या करना है, जगह चाहिए, तो लोग क्या करेंगे, वनों की अंधाधुंध कटाई कर देंगे। अब देखिए ये सब चीजें आपकी वनों की अंधाधुंध अगर कटाई करती है तो इससे पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित होगा ही। देखिए अपने देश की पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए, तो देख लेते हैं सरकार ने आखिर क्या क्या कदम उठाए हैं। तो देखिए देश में 14 जीव मंडल निचय आरक्षित, यानी देखिए जो आरक्षित है, जो सरकार के द्वारा बोले गए हैं कि जो मंडल निचय हैं, तो वहां पे लोग बाग उसका एक पौधा भी नहीं काट सकते, अगर काटते हैं तो उनको केस हो जाएगा, ठीक है, और उनको कुछ आपके भुगतान भी करने पड़ेंगे। तो देखिए स्थापित किए गए हैं, इनमें से 4 सुंदरवन पश्चिम बंगाल, और देखिए इधर पर कौन सा है, सुंदरवन आपका पश्चिम बंगाल का है, ठीक है। नंदा देवी आपका कहाँ का है, नंदा देवी कॉर्बेट आपका, देखिए इधर पर नंदा देवी आपका उत्तराखंड में। मन्नार की खाड़ी आपको तमिलनाडु में मिलेगी, नीलगिरी की पहाड़ियां आपको कहाँ मिलेंगी, केरल कर्नाटक तमिलनाडु में। और देखिए गणना बिस्की जीव मंडल जो आपकी है
ये जो आपकी चीज़ें दी हुई हैं, इनकी गणना जो आपकी जीवमंडल निचय में करी गई है। अगर आप बोलें कि मन्नार की खाड़ी में जाके, मन्नार की खाड़ी में अगर आप पहुँचते हैं, बोलते हैं यहाँ के पेड़-पौधे काटना है, आप नंदा देवी कॉर्बेट नेशनल पार्क में पहुँच जाइए वहाँ पे, या फिर आप कहीं भी पहुँच जाइए, तो उसको आप ये नहीं बोल सकते यहाँ पे हमें नंदा देवी के पेड़-पौधे काटने हैं, तो नहीं काट सकते आप लोग, क्योंकि वहाँ पे आरक्षित क्षेत्र है। अगर आप उधर के काटते हैं तो उधर पे आपको केस भी हो सकता है, केस होता है, हो सकता है नहीं, होता है आपका। 14 जीवमंडल निचय आपके दिए हुए हैं आरक्षित क्षेत्र, ये आपके कौन-कौन से हैं? सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी की पहाड़, नीलगिरी है आपका, नंदा देवी है, नौकरेट है, नौकरेक है आपका, ग्रेट निकोबार है, मानस है, सिमलीपाला है, देहांग देवांग है, दिब्रू साईगोबा है आपका, मलाई कुन और आपका कंचनजंगा है, पंचमढ़ी और अचन अचन कमर और अमरकंटक की पहाड़ियाँ, यानी ये काफ़ी चीज़ें आपकी दी हुई हैं। इधर के जो पेड़ पौधे हैं आप उधर पर नहीं काट सकते, इसको थोड़ा और पढ़ेंगे। सेकंड नंबर देखिए, और सरकार के द्वारा क्या है, सन 1952 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई है। यानी वित्तीय यानी पैसों से भी मतलब सहायता देंगे, और तकनीकी यानी आपका जो है टेक्नोलॉजी से भी सहायता देंगे, ठीक है, पादप को बढ़ाने के लिए, वन वृक्षों को लगाने के लिए। शेर संरक्षण, शेर का संरक्षण, गैंडा संरक्षण, गैंडा का संरक्षण, ठीक है, और आपका भारतीय भैंसा का संरक्षण तथा पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए कई योजना बनाई। काफी ऐसी योजनाएं कि आप शेर को नहीं मार सकते, उसका शिकार नहीं कर सकते, गैंडे का भी शिकार नहीं कर सकते, किसी भी जीव जंतु का आप शिकार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 89 नेशनल पार्क हैं और 490 वन्य प्राणी अभ्यारण्य हैं, और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप एवं जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपके नेशनल पार्क, 490 आपके वन्य प्राणी अभ्यारण्य, यहाँ पे लोग बाग इसकी कटाई छटाई नहीं कर सकते। कुल मिला के ये है, आगे देखिएगा, हम सभी को अपनी अति जीविता के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व को समझना चाहिए, हम लोगों को समझना चाहिए। आप खुद बताइए, अगर हम जीव जंतुओं को मारते हैं या फिर देखिए हम पेड़ पौधों को काटते हैं, तो हमारे द्वारा जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं वो हमें पेड़ पौधों के द्वारा मिलती है। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं वो पेड़ पौधे सोखते हैं, यानी पेड़ पौधे लेते हैं। और देखिए, अगर आप CO2 निकालते हो, पेड़ पौधे नहीं लेंगे या पेड़ पौधे कम हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा, आपका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, क्या मतलब प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या, बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तब तक यह तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अंध विनाश तत्काल समाप्त कर दिया जाए। अंध विनाश यानी अंधाधुंध विनाश एकदम इसका तत्काल जो हो रहा है वो इसका तत्काल बंद कर दिया जाए, तो हम प्राकृतिक पर्यावरण आपका सुरक्षित हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। और इधर पे आपका देखिए सब इधर पे समाप्त हो चुका है चैप्टर। एक चीज और आपका मैप दिया हुआ है, वो और देख लीजिए आप लोग इधर पे। तो इधर पे आपका ये मैप दिया हुआ है, आपके इंडिया में बताए गए हैं, वन्य प्राणी निचय आपके बताए गए हैं। तो देखिए इधर पे आपका दाचीगम, दाचीगम आपको दिख रहा है साफ साफ, ये आपका क्या है दाचीगम, अगर आप इसको बोले तो क्या है आपका जम्मू कश्मीर है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, वनडे एग्जाम में पूछा जाता है दाचीगम कहाँ है, तो आप बता देंगे दाचीगम कहाँ है। तो दाचीगम आपका कहाँ मिलेगा, आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा। अब आपसे कोई बोले कि राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है, तो आप कहाँ बताएं, कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, तो आपको उत्तराखंड में जाके मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा, उत्तराखंड में मिलेगा। दुधवा, दुधवा आपका यूपी का एकमात्र नेशनल पार्क है, ठीक है, यूपी में एकमात्र नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा। अब देखिए सर इसका डिजिट धर्रा आपका, देखिए सर इसका केवलादेव, घाना, रणथंभौर, आपके कहाँ सारे राजस्थान में आ रहे हैं, ठीक है। और आपका देखिए इधर पे मानस नामेरी, ये आपका गोरुमारा, ये आपका मानस नामेरी, सिमलीपाला आपका चंद का, ठीक है, कान्हा, कान्हा आपका MP, तडोबा संजय गांधी आपके महाराष्ट्र, कबाक आपका, पोचेरम आपका, और ये अटुकनगर आपका, काफी दिए हुए हैं, इसको देख लीजिएगा। और ये आपका पेरियार केलर में है, ठीक है, बंदीपुर, और देखिए गोंडी, और ये आपके सारे दिए हुए हैं, तो इसको देख लीजिए। और एक चीज मैं आपको बताऊं, आपको क्या करना है, मैंने जितने बताया वो तो ठीक है, ये आपका गिर गुजरात में है, ठीक है, गिर हमने पढ़ा था अभी। तो देखिए ये जो आपके सारे दी हुई, इसको आपको एक बार क्या करना है, गूगल करके सर्च करना है कि कौन सा किस राज्य में स्थित है, ताकि क्या होगा इससे आपका, इससे क्या होगा, आपको चीजें याद रखेंगी। क्यों याद रहेंगी, क्योंकि अगर हम किसी चीज को सर्च करते हैं, हम उसमें थोड़ा टाइम देते हैं 5 मिनट का, तो हम चीजों को थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है, हम खुद याद रहता है कि हमने चीजों को सर्च किया था, तो ये आप भूलेंगे नहीं। एग्जाम में सीधे आपके डायरेक्ट पूछे जाते हैं, काजीरंगा कहाँ है, गिर फॉरेस्ट कहाँ है, राजाजी कहाँ है, आपका दाचीगम कहाँ है, या फिर आपका पेरियार कहाँ है, कान्हा आपका गिर फॉरेस्ट, कोई भी आपका पूछा जाता है, याद रखेगा सिमलीपाला, राजगीर, तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। चैप्टर इधर पे आपका समाप्त होता है। तो ये आपके अभ्यास दी हुई, इसको आप थोड़ा पढ़ सकते हैं आराम से। रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है, सिनकोना के वृक्ष कितने, मैंने बोला था ना कि इस प्रकार से आपकी ऊंचाई पूछी जाएगी, तो वही चीज़ है आपकी, ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप लोग, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है।
और ये आपके इधर पे चैप्टर समाप्त होता है। हम मिलेंगे लास्ट चैप्टर के साथ, कल मिलेंगे, क्योंकि आपका जो क्लास 9 का लास्ट चैप्टर बचा हुआ है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। वीडियो को शेयर कर देना है, लाइक कर देना है, चीज़ें समझ में आई है तो लाइक जरूर करिएगा। हम मिलेंगे कल लास्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।